नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो हमारे देश के पश्चिमी भाग में एक तूफान आया है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राकृतिक तूफान की बात कर रहा हूँ। उससे जिन लोगों का कोई जान माल का नुकसान हुआ है, मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और अपने वैज्ञानिकों का, व्यवस्था में लगे लोगों का और एनडीआरएफ समेत तमाम वो पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थाएं या जो लोग भी उसमें अपना योगदान दिए हैं, मददगार साबित हुए हैं, वो सब के सब बधाई के पात्र हैं। मैं विशेष तौर से प्रणाम मैं अपने उन वैज्ञानिकों को दूंगा जिनके सटीक आकलन से समय से पहले हमें ये पता चला कि नुकसान कितना और कहाँ कहाँ होने वाला है, कब से कब होने वाला है, तो कम से कम हम मानव क्षति को बचा पाए और समय रहते वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा पाए। इसके लिए उस व्यवस्था में लगे तमाम लोगों का मैं हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। उनको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मित्रों, विषय तो आज तूफान, कोरोना यही सब था, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी विषय मुझे आया आज सवेरे टीवी जैसे ही खोला तब से ही पता चला कि वो पश्चिम बंगाल के वो घूसखोर जो कि जिन पर कैमरे पर घूस लेने का इल्ज़ाम साबित हो चुका है, मतलब वो वीडियो पे है, मतलब ये नहीं है कि ये कोई राजनीतिक पॉलिटिकल मैंडेटा है। ये सब ने आंखों के सामने देखा कि ये लोग मुंह फाड़ करके घूस ले रहे थे और उसके लिए कलकत्ता के माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया था कि आप इसकी जांच करें। सीबीआई जांच की, चूँकि वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार थी और सभी के सभी ममता बनर्जी के ही पार्टी के नेता थे, तो वो टाल मटोल हिलम हवाली में इतना दिन हो गया। बीच में जब गिरफ्तारी की बात आई तो चुनाव का घोषणा हो गया। उस वक्त प्रोटोकॉल के हिसाब से रुक जाना पड़ा। चुनाव के पहले सीबीआई ने गवर्नर साहब से कहा कि भाई जो मंत्रिमंडल की सूची आई है उसमें आप इन नामों को देखिएगा, क्योंकि कानूनन गवर्नर को ही पता होता है कि कौन कौन मंत्री बनता है। हालांकि वो तो अब आजकल समाचार माध्यमों से सबको पता चल जाता है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि ये लोग अपराधी हैं और इन पर गिरफ्तारी की तलवार है, कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इनको मंत्रिमंडल में शपथ ना दिलवाएं, क्योंकि इनको हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा और आप मुझे इनकी गिरफ्तारी का परमिशन भी दें। राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को कहा था कि इन लोगों की शपथ ग्रहण आप रोक दीजिए। ममता बनर्जी ने उनकी अनसुनी कर दी एज यूजुअल, क्योंकि ममता बनर्जी तो संविधान मानती ही नहीं भारत का, और उनके ऊपर कोई संविधान भारत का लागू भी नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी 2019 फरवरी महीने में केंद्रीय जांच एजेंसी, मतलब यही सीबीआई की टीम को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोलैप्स अब उससे ज़्यादा बड़ा और उससे घातक इसके पहले हमने अपने उम्र में नहीं देखा कि कहीं ऐसा हो जहां आपका जांच करने गए लोगों को आप गिरफ्तार कर लें। हाँ, हमने सुना है कि दारू माफिया, बालू माफिया या गुंडे बदमाशों को पुलिस पकड़ने जाते हैं तो उस पर पथराव कर दिया जाता है, जैसे वो कानपुर के दुबे के ऊपर गुंडों ने पथराव कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी गुंडई पे उतर आएंगी और सीबीआई की टीम को ही गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा कोलैप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में कभी हुआ नहीं। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को सादा पड़ा। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी ने अपने फेस सेविंग के लिए उस वक्त राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया कि कहीं ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट ना मिल जाए और वो प्रचंड बहुमत ना पाले। हालांकि उनका ये बात निर्मूल साबित हुआ और ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत पाया और अब शासन में है। वो जो मोदी जी सोचे थे वो हुआ नहीं। तो आज ममता बनर्जी जब पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत में है, केंद्रीय बल और केंद्रीय जांच एजेंसी को गिरफ्तार करके अगर आई हुई है तो वो फिर वो ही करेगी। आज भी उन्होंने गैर संवैधानिक काम किया। सीबीआई ने गिरफ्तार उनके 3 लोगों को किया था और वो स्वयं अंदर गिरफ्तारी देने चल गई। हालांकि उनका मनसा पूरा होगा, कोई ना कोई होगी, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी की वजह से बेशक उन पर कोई गिरफ्तारी ना हो, नहीं तो गिरफ्तारी भर का केस उनके ऊपर भी है। लेकिन आज बात सिर्फ इसी बात पर नहीं होगी कि ममता बनर्जी ने खुलेआम गुंडे किया, संविधान का उल्लंघन किया,
कोरोना महामारी में अपने लोगों को भड़काया, सड़क पर उतारा और विरोध प्रदर्शन करने पर लोगों को मजबूर किया कि आप आइए विरोध प्रदर्शन कीजिए, सीबीआई के उस कार्यालय पर धावा बोल दीजिए जहां पर सीबीआई आई है। वो तो भला हो केंद्रीय बल का कि जिसको तुरंत सीबीआई ने बुलाया और केंद्रीय बल जा करके कुछ मोर्चा संभाली, नहीं तो पुलिस वाले तो हाथ बांध के खड़े थे और सीबीआई के कार्यालय के बाहर जो बैरिकेड लगी थी उसको हाथ से उठा करके फेंकते हुए हमने विजुअल देखा टेलीविजन चैनलों पर। लेकिन केंद्रीय बल आने के बाद थोड़ा बल प्रयोग हल्का उल्का हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी को लग गया कि भाई देश भर की मीडिया कैमरा है। हालांकि ममता बनर्जी को कैमरे उमरे की कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो काम करती है खुलेआम करती है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधि भी वो बिल्कुल खुलेआम करती है। तो उसे किसी का डर नहीं है, ना तो कानून का डर है, ना व्यवहार का डर है। और सहिष्णुता और संस्कार तो राजनीति में होने की चीज़ ही नहीं है कि अगर ये चीज़ आप में है तो आप फिर राजनीति कैसे है। तो वो सब चीज़ तो उन लोगों में है नहीं। लेकिन आज बात सिर्फ एक तरफा ना हो, क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। सीबीआई ने जो जांच शुरू किया माननीय उच्च न्यायालय में, इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी कोई नहीं। सीबीआई ने जांच किया कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि वो लोग कैमरे पर घूस लेते पाए गए थे। लेकिन मुझे खूब बढ़िया से याद है कि कोर्ट ने सिर्फ उन्हीं लोगों को जांच के लिए नहीं कहा था जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले लोगों को भी जांच के लिए कहा था और गिरफ्तारी उनकी भी बनती है, क्योंकि बराबर गुनाह उन्होंने भी किया है। लेकिन अब ममता बनर्जी का एक बात को बल मिलता है। वो बल मिलना कहने से पहले मैं एक बात की घोषणा कर देता हूं कि मेरे हिसाब से ममता बनर्जी जैसों को तो भारत के राजनीति में 5 मिनट के लिए भी नहीं होना चाहिए। इनको तो खुले हवा में, माहौल में सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। ये सब के सब ऐसे जो लोग हैं, जो ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे लोग, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये जो लोग सीधे एक धर्म विशेष की बात करने लगते हैं, ओपनली जातिवाद और धर्म की राजनीति करने लगते हैं और अपनी राजनीतिक बात मनवाने के लिए उत्पात पर उतर आते हैं, इन सब लोगों का स्थान बिहाइंड द बार है। राजनीति में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, मेरा अपना मानना है। और विशेषकर से ममता बनर्जी को तो अगर मैं जज होता तो सीधे फांसी पर लटका देता, कुछ खोजता भी नहीं, क्योंकि वो तो फांसी 4-5 बार फांसी देने की गुनाहगार है, मानवता की गुनाहगार है, इंसानियत की गुनाहगार है, वो इस देश की गुनाहगार है। उसको उस पर तो गुनाह साबित भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में साबित है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो। खैर, लेकिन फिर भी जो ममता बनर्जी ने या उनके लोगों ने जो आज प्रश्न रेज किया, वो अलग बात है कि उनके प्रश्न करने का तरीका गलत था, वो सीधा सीधा गुंडई था। कोरोना काल में महामारी को आमंत्रण करने वाला था, महामारी फैलाने वाला था। ये भी एक तरह से देशद्रोह है कि आप बीमारी एक दूसरे में फैला रहे हैं, ये सब था। लेकिन सबके बावजूद जो उन्होंने शब्द कहा है, जो उन्होंने मांग किया है, क्या वो गलत था? इस विषय पर भी बात हो और आप सबका राय लिया जाए, आप सबों का आशीर्वाद लिया जाए। मित्रों, ममता बनर्जी के जो लोग थे वहां पर, हालांकि ममता बनर्जी ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो इतने गुस्से में थी कि पत्रकारों को डांटती हुई अंदर चली गई और डांटती हुई ही बाहर निकली, तो वो कुछ कह नहीं पाई, ना ही पत्रकार कुछ उनसे उगलवा पाए। लेकिन एक बात जरूर इस तरह स्पष्ट हो गया, जो वहाँ वो भीड़ थी, कई चैनलों ने एक आध लोगों की बात पूछने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया कि भाई आप उनकी भी गिरफ्तारी करिए जो इस स्टेप में थे, तो लगा कि यार ये तो साला भाजपा विरोधी मामला जा रहा है। तो फिर समाचार चैनलों ने उस बात को हटा दिया। चूंकि लाइव था इसलिए लाइव मेकर लोगों का बयान आ गया, बाकियों का नहीं आया। लेकिन टीवी पर बयान आया, फेसबुक, ट्विटर, अब आजकल तो सिर्फ समाचार ही तो रह नहीं गया है। अब अगर समाचार ही सिर्फ रहता तो हमारे देशवासियों को तो ये पता नहीं चलता कि तमिलनाडु में एक ऐसा भी जगह है जहाँ पहले कभी अल्पसंख्यक में रहने वाले मुसलमान अब बहुसंख्यक में हो गए, तो उन्होंने मांग किया कि यहाँ की मंदिर बंद करिए, क्योंकि मंदिर पूजा हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और हिम्मत देखिए कि वो कोर्ट में मांग कर दिए। उसके बाद ये कहे कि ये जो प्रभात फेरी लगती है, जो मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, ये जो सड़कों पर राम श्री राम बोलते जाते हैं, ये सब भी नहीं होने चाहिए। मतलब किसी भी हिंदू गतिविधि की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और ये उन्होंने मारपीट का सहारा नहीं लिया, काटने का सहारा नहीं लिया, जैसा उन्होंने बताया गया था कि काफिर को देख करके काट दो।
ऐसा उन्होंने कानूनन सहारा लिया, कोर्ट में गए, हाई कोर्ट तक मामला गया। हाई कोर्ट के एकल बेंच ने कहा कि ये उचित नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है, जैसे आपको उन्होंने, तो उन्होंने डबल बेंच में भी जाकर बोला कि भाई करे। अब वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और पार्लियामेंट में आएगा। और मैं तो शुक्र मना रहा हूं कि पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की बहुमत ना होने, तो नरेंद्र मोदी मुस्लिम भक्त आदमी है और वो तुरंत निर्णय ले लेगा कि आज मुसलमान ठीक कर रहे हैं, किसी की भावना हाथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप इजराइल और फिलिपींस वाले केस में आपने देखा है कि आपके हर मौके पर खड़ा हुआ है इजराइल को, सिर्फ मुस्लिम परस्ती में नरेंद्र मोदी ने इजराइल का साथ नहीं दिया। वो एक अलग इशू है, उस पर आज बात नहीं है, मैं बात करूंगा, इस पर बात करूंगा। मैं भी कि कल बात करूंगा, अगर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं आती तो इस विषय पर भी बात करेंगे। तो समाचार चैनल पर तो वो समाचार आया ही नहीं। तो समाचार वाले तो वही दिखाते हैं जो उनको सनसनी लगे। देश में जो चीज़ दिखानी चाहिए वो तो समाचार पर आता नहीं। किसी समाचार में आपने ये न्यूज़ देखा हो कि हमारे एक देश में मुसलमान समाज ने कहा है कि भाई मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो, बंद करो मंदिर को, क्योंकि हमको है। और छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी जा रहे थे वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर कई साल से बंद है, चूँकि वहाँ मुस्लिम बहुलता नहीं है। उनके घर के आजू बाजू 2-3 मुसलमानों का घर है और मंदिर उनके घर के आसपास में पड़ रहा है, इस वजह से ताला बंद है और किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। दिल्ली की घटना है, दिल्ली भारत की राजधानी में, जहाँ नरेंद्र मोदी रहते हैं, जहाँ नेता विपक्ष रहता है, सत्ता पक्ष रहता है, देश भर के राजदूत रहते हैं, देश भर के नेता कार्यरत और रिटायर भी रहते हैं, वहाँ की ये बात है। तो गांव सुदूर में तो बात छोड़ दीजिए। खैर, ये हमारे देश में ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी में लाख बुराई है, उनके लोगों में लाख बुराई हो, गुंडाई कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, अगजनी कर रहे हैं, अपने विरोधियों को मारने के हर उपाय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न तो बनता है ना कि भाई जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? या तो सीबीआई एक बयान कर देती कि भाई उनकी गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया भाई चल रही, 1-2 दिन में आ जाएगी, तो वो सबके सब निरुत्तर हो जाते, फिर कुछ नहीं बोलते। लेकिन सीबीआई वाले ने इसमें कुछ बोला ही नहीं। तो ये प्रश्न बनता है कि क्या ये हार की खींच है या बदले की कार्रवाई है? क्योंकि अगर ये निष्पक्षता है, बदले की कार्रवाई नहीं है, तो फिर तो उन सब लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था। घूस कांड में जो लोग घूस लेते हुए कैमरे पकड़े गए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया जो तृणमूल कांग्रेस में रह गए हैं, भाजपा नहीं ज्वाइन की। उसमें एक सज्जन और थे जो तृणमूल छोड़ करके भाजपा में आ गए, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वापस तृणमूल में चले गए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उनकी गिरफ्तार नहीं हो गए जो घूस लेते पाए गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता विपक्ष है बंगाल का, मतलब जिन्होंने ममता बनर्जी को हराया है, और बंगाल के विधानसभा में नेता विधायक दल है, और उनको तो सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत उनकी और वो उन लोगों की दोनों के बराबर है। तो ये प्रश्न तो बनता है कि इस विषय पर भी जांच पड़ताल किया जाए। मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ना तो अटल अडवाणी वाली पार्टी है, ना पार्टी विद डिफरेंस है, बल्कि वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। भारतीय जनता पार्टी डिफरेंट हो गई है। हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि अपने कार्यकर्ता बढ़ाएं, अपना सदस्य संख्या बढ़ाएं। अगर कोई उनके यहाँ आ रहा है तो उनको जरूर शामिल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चोर, बदमाश, देशद्रोही, बलात्कारी अभी अगर आप में आता है तो वो दूध का धुला हो जाए। ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जिन पर संगीन से संगीन आरोप थे, और आरोप किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, कोर्ट में साबित हो गया, उन पर केस चल रहा है, और वो जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो भाजपा ने उसको टिकट देके उपकृत किया कि भाई आओ, अब तुम बिल्कुल गंगाजल में नहा चुके हो, अब आप चारों तरफ से शुद्ध हो गए। पारस मणि है भारतीय जनता पार्टी, जो छू दे वो पवित्र हो जाता है। तो ये ऐसे लोग, जो हम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं, नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, उनको आघात लगता है, ठेस पहुंचती है, और हम सब अपने आप पर विचार करने पर मजबूर होते हैं कि क्या अब हम विचार करना शुरू करें कि नरेंद्र मोदी की कार्य प्रणाली और विधि व्यवस्था पर विचार किया जाए? ये एक प्रश्न बनता है। और हर वो लोग जो भाजपा को पसंद करते हैं, जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके मन में ये आएगा। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जनभावना में उभरते हुए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे, और अपने गलथेत करने वाले प्रवक्ताओं के माध्यम से नहीं, अपने काम से, अपने आचरण से, अपने कृत्यों से बताए कि हाँ जी ये है पार्टी विद डिफरेंस, नॉट डिफरेंट। तो उसमें क्या होगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसक बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का इकबाल बढ़ेगा।
नहीं तो अब ये रसातल की तरफ जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को एक बार पहले भी मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से आगाह किया था, एक बार फिर से कर देता हूँ कि आप उतना सीट लड़ने की भी साहस नहीं किए थे जितना सीट जीत करके मिस्टर राजीव गांधी भारत के पार्लियामेंट में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री बने थे। मतलब जितनी सदस्य संख्या उनकी सदन में थी उतने पर चुनाव भी आप नहीं लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि कोलैबोरेशन में कुछ मजबूरी है, सीटें दर दर देनी पड़ती है। तो जब आप चुनाव भी उतने में नहीं लड़ते तो जीतेंगे कितना? और आप जितना चुनाव लड़ने के आदमी नहीं ढूंढ पाते उतना सदस्य संख्या लेकर के राजीव गांधी जी कांग्रेस की सरकार बनाए थे। लेकिन जनभावना ऐसी उनके विरुद्ध गई कि आज कांग्रेस पार्टी का नेता विपक्ष बनने की भी हैसियत नहीं रह गई है। उनका खुद का बेटा उनके अपने सर्वाधिक सुरक्षित सीट जहां गांधी परिवार फार्म भर के आ जाता था और उसके बाद कभी नहीं जाता था और बहुमत से जीत जाते थे, वहां से उनका खुद का बेटा चुनाव हार गया। और उससे भी बुरी हाल हुई कि वो जहां जहां चुनाव प्रचार में जाता ना वहां कांग्रेस हार जाती है। मतलब हंसने वाले तो ये भी कहने लगे हैं कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार यही दुआ करता है कि राहुल गांधी हमारे यहाँ प्रचार में मत आ जाए, क्योंकि उनके आने से ही हमारा हार सुनिश्चित हो जाता है। तो फिर आप अपने बहुमत पर इतराइए नहीं, जनभावना को समझिए और लोगों के मन की बात पढ़ने का प्रयास करिए। सिर्फ अपने ही मन की बात मत करिए। और हम जैसे लोग जो कहते हैं इनका भी मॉनिटरिंग करिए। और हम लोग कहते हैं कि हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर सीबीआई ने घूस कांड पर पश्चिम बंगाल के मंत्रियों को गिरफ्तार किया तो उसी पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष को क्यों नहीं किया? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए इसलिए, या कोई और? ये आप बताएंगे। जितना जल्दी आप जनमानस को बता दें उतना ही आपके हित में होगा और ये देश के हित में भी होगा। मेरा दिली इच्छा है कि आप जैसे स्पष्ट निर्णय लेने वाला ही देश का प्रधानमंत्री अभी कुछ दिनों तक रहे। देश के हालात बहुत नाजुक और बड़ा खराब है। बहुत कुछ आप पटरी पर ले आ दिए हैं, वो तो कोरोना का थोड़ा सा महामारी आ गया, नहीं तो और विकास में रफ्तार पकड़ता है। आपके विकास और देश प्रेम के प्रति हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। लेकिन कुछ जन भावनाएं उठने लगती हैं तो फिर उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम आपके शुभचिंतक हैं और आपके शुभचिंतक की वजह से कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके लोगों के प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ कीजिए और उनको अपने काम से संतुष्ट करने का कोशिश कीजिए। तभी जा कर के इस देश का कल्याण होगा। और इस देश का कल्याण फिलहाल इसी में है कि आप जैसा स्पष्ट निर्णय और देशभक्त आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना रहा। इन्हीं दोनों ही शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।